हमारा पहला चैप्टर है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर की चैप्टर को मैं 2 वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा, पार्ट 1 पार्ट 2, और इसकी मैं ऊपर एक 3rd वीडियो भी बनाऊँगा जो इसके सोर्सेज को एक्सप्लेन करेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आप सभी लोगों को। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है वो है हड़प्पन सील। बहुत सारी सील्स मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट से, हड़प्पन या फिर मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन की साइट से। और इस सील को बनाने में जो स्टोन का यूज़ होता था उस स्टोन को हम स्टीएटाइट कहते हैं। ये याद रख लेना है स्टीएटाइट, क्योंकि ये 1 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट कौन सा है हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो हड़प्पन सील है। और इस सील पर कई तरह के एनिमल मोटिव्स और साइंस बने होते थे और स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, लेकिन अब तक उस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया है। अब तक वो स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और फिर भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ उनके लाइफ के बारे में पता है, क्योंकि हमें उनके घरों से पता चला है, उनके पॉट से, ऑर्नामेंट्स से, टूल्स एंड सील्स से पता चला है कि उन लोगों की लाइफ कैसे हुआ करती थी। अदर वर्ड्स में हम कहें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू हमें ये पता चला है कि उन लोगों की लाइफ कैसी होती थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम कहाँ तक जान चुके हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम आर्कियोलॉजिकल जो मटेरियल होता है उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है और किस तरह से उनकी इंटरप्रिटेशन चेंज होती रहती है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और ऑफ कोर्स इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारे इस सिविलाइजेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स अब तक हमें नहीं पता है, और वो शायद आगे भी हमें तब तक ना पता चले जब तक कि वो सिविलाइजेशन के हम अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट को पढ़ ना ले, समझ ना ले। तो सबसे पहला पार्ट इसका ये फिगर 1.2 के साथ में दे रखा है। इसके अंदर बेसिकली ये बता रखा है कि किस तरह से ये कौन कौन से एरियाज़ में फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये जो वर्ड है कल्चर, टर्म जो कल्चर यूज़ होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो कल्चर टर्म का जो मतलब है वो ये है कि अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल that are usually found together within a specific geographical area and a period of time। जब भी मतलब कई बार क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स में ये पूछ लिया जाएगा कि एक्सप्लेन द टर्म कल्चर इन विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके रिस्पेक्ट में बताओ, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। हमें पता भी होना चाहिए कि कल्चर से क्या मतलब होता है। तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के रेस्पेक्ट में कल्चर से मतलब है अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ अलग अलग स्टाइल के ऑब्जेक्ट्स जो अलग अलग स्टाइल में बने हुए हैं, जिन्हें एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में पाया गया है और एक स्पेसिफिक टाइम से वो से रिलेट करते हैं खुद को, तो उसे हम कल्चर बोलते हैं। और हमारे केस में हड़प्पन सिविलाइजेशन के हड़प्पन कल्चर के केस में ये डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। पहला है सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स और इवन बेक्ड ब्रिक्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बेक्ड ब्रिक्स भी है, सन ड्राइड ब्रिक्स भी है, और ये ही इनका डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और ये कहाँ से हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं वो है अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, और गुजरात। हम मैप 1 में ये भी देखेंगे। तो जो हड़प्पा जो नाम दिया गया है वो पहली साइट थी हड़प्पन मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हम इसको कई नाम से बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा जो पहली साइट थी उसी के नाम पे इस सिविलाइजेशन का नाम रखा गया है। और इस सिविलाइजेशन की जो डेट है वो हमेशा याद रखना, मतलब याद कर लो
2600 अप्रॉक्सीमेट एंड 1900 BCE के बीच में इस सिविलाइजेशन को हम एक्सपेक्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू हमें ये पता चलता है, और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि इससे पहले अर्लियर और लेटर कल्चर्स भी थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन ही थी। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के अर्ली और लेटर कल्चर भी थे। जैसे होता है ना, मतलब पहले भी हमसे पहले हमारे पूर्वज थे, फिर अभी हम मिडिल में हैं, हमारे बाद में भी हमारे सक्सेसर्स होंगे, उसी तरह से। तो अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन के बारे में भी अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मैप में हम देखते हैं कि ये मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं। जितनी भी आप बुक खोल के एक बार मेरी वीडियो के साथ में बुक खोल के एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन सी ये मैच्योर हड़प्पन साइट्स है। और ध्यान रखिए कि आपको इस मैप की सभी लोकेशंस को, जितनी भी साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, उन्हें अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि मैप में हर बार पूछा जाता है और मैप बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये साइड में एक बॉक्स दे रखा है जिसमें बता रखा है कि BP, BCE, CE और C, जो कि अभी हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेट करते समय, ये क्या क्या टर्म्स हैं। तो आप इन टर्म्स को पढ़ लीजिएगा और मैप्स को पक्का याद रखिएगा। और यहाँ पे अर्ली और मैच्योर हड़प्पन साइट्स के बारे में बता रखा है कि कौन कौन सी साइट्स कहाँ कहाँ पर है। तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स है 106 सिंध में और चोलिस्तान में 239। कौन और कितनी कितनी मैच्योर हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन और सेटलमेंट्स के बारे में, मतलब नंबर ऑफ साइट्स दे रखा है। नंबर से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट इन केस आपको मतलब रीडिंग के लिए। और तो ये फर्स्ट पार्ट है बिगिनिंग्स में यही है कि आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स से हम, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें पता चलता है कि पहले, मतलब हम जिस कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी था अर्ली हड़प्पन और इसके बाद भी था लेटर हड़प्पन। तो मैच्योर हड़प्पन के बारे में ऐसे पता चल रहा है कि कई बार क्या है कि ये कल्चर एक दूसरे से एसोसिएट करते थे इनके डिस्टिंक्टिव पोट्री की वजह से। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म मतलब गाय भैंस चराना और मतलब पशुपालन, एग्रीकल्चर, और किस तरह के ये क्राफ्ट बनाते थे, क्राफ्ट सेटलमेंट्स एंड किस तरह के मतलब क्राफ्ट सेटलमेंट्स थे जो कि अर्ली हड़प्पन और लेटर हड़प्पन के टाइम पे थोड़े स्मॉल लेवल पे था, इतने हाई लेवल पे नहीं था। और वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग, उस समय कोई लार्ज बिल्डिंग भी नहीं थी वर्चुअली, मतलब इतना एक्सकेवेट भी नहीं किया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन को। इसीलिए तो इस तरह से मतलब एक अपीयरेंस लगता है कि अर्ली हड़प्पन और लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में एक ब्रेक था, क्योंकि कई हमें एविडेंस मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इसमें पता चलता है कि कई साइट्स पे बर्निंग के एविडेंस है, और कई साइट्स पे अबेंडनमेंट्स के एविडेंस है। अबेंडनमेंट्स मतलब छोड़ के चले जाना, कोई गांव सुनसान पड़ गया इस तरह से छोड़ के चले जाना। तो अभी हमारा सेकंड पॉइंट है सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़। अगर हम मैप 1 और मैप 2 में देखें तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब जो आज की जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स है, मैच्योर हड़प्पन कल्चर है, वो उन एरियाज़ पर ही डेवलप हुआ है या फिर उनके आसपास ही डेवलप हुआ है जो कि अर्ली हड़प्पन साइट्स है और अर्ली हड़प्पन कल्चर्स की साइट्स हैं। और यही कल्चर्स, मतलब इन दोनों कल्चर्स में, अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स में कई सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़। तो सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ में जैसे कि वो कई वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स कंज्यूम करते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते थे, या फिर जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स और साथ में फ़िश भी खाते थे। और इनके बारे में कैसे पता चला? क्लियरली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चला है। आर्कियोलॉजिस्ट ने उनकी जो डाइटरी प्रैक्टिसेस है, किस तरह का वो खाना खाते थे, उसको मतलब रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है फ्रॉम द फाइंड्स ऑफ चैरेट ग्रेन्स यानी जो किसी आधे जले होते हैं जो कोल टाइप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एंड सीड्स से पता चला है। और इन जो डाइटरी प्रैक्टिसेस और जो डाइटरी प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, फूड ग्रेन्स से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं, उन्हें हम आर्कियोबोटैनिस्ट बोलते हैं।
जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं एंशियंट प्लांट रिमेन्स में, और ये उनको स्टडी करके एंशियंट या फिर पुराने सिविलाइजेशंस के, पिछले सिविलाइजेशंस के डाइटरी प्रैक्टिसेस या फिर उस समय के प्लांट रिमेन्स को पढ़कर उनके लाइफ के बारे में, किस तरह की सिचुएशन थी पहले, वो सब कुछ स्टडी करते हैं। ग्रेन्स, कई जगह हमें ग्रेन्स मिली हैं हड़प्पन साइट्स में, जैसे कि किस तरह के ग्रेन्स, जैसे कि वीट हो गया, बाले हो गया, लेंटिल, चीपी, सेम। और आपको हम हिंदी में पता ही है जैसे गेहूँ, जौ, ऐसे इस तरह के हैं। और मिलेट्स हमें गुजरात में कई साइट्स से मिला है। और राइस तो रिलेटिवली हर जगह रेयर ही है, राइस बहुत कम जगह देखने को मिला है, उसकी फाइंडिंग कम है। हो सकता है वो उस समय था लेकिन उसकी फाइंडिंग इस समय कम है। और अभी जैसे मैंने बोलता है मैप 2 और मैप 1 में, मैप 2 को हम अच्छे से एनालाइज करें तो हमें साफ पता चलता है कि ये एरिया ऑफ अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन है। और अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशंस देखा जाए तो बहुत सारा पार्ट, जैसे पाकिस्तान में है, करंट पाकिस्तान में, करंट ये भी पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में बहुत सारा है। तो उसी तरह अब हम मैप 1 देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट मैच्योर हड़प्पन साइट्स है। और मैच्योर हड़प्पन साइट्स, अब हम इसको क्लियरली एनालाइज करें तो साफ पता चलता है कि किस तरह से मतलब अर्ली हड़प्पन साइट्स के आसपास या उन्हीं के ऊपर ही मैच्योर हड़प्पन साइट्स डेवलप हुई हैं। और एनिमल्स के बारे में अब हमें कैसे पता चलता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर किस तरह के एनिमल्स वो रखते थे, किस तरह वो डोमेस्टिकेट करते थे, किस तरह के वाइल्ड एनिमल्स थे। तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो तो थे कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। और इनके बारे में ज़्यादातर हमें बोन्स से पता चलता है। आर्कियोजूलॉजिस्ट जो कि एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, मतलब जो कि उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, वही इनके ऊपर रिसर्च करके जिन्होंने ये इंडिकेट किया कि इस तरह के एनिमल्स डोमेस्टिकेट होते थे। और वाइल्ड स्पीशीज़ में जैसे बोर, डियर एंड घड़ियाल, घड़ियाल हम हिंदी में क्रोकोडाइल टाइप ही स्पीशीज़, क्रोकोडाइल की एक तरह की स्पीशीज़ होती है, उसी तरह का होता है, उसके बोन्स मिली है। हमें पूरी तरीके से ये भी नहीं पता है कि हड़प्पन्स एनिमल्स को खुद हंट करते थे टू ऑब्टेन मीट, या फिर वो दूसरी हंटिंग कम्युनिटीज़ की हेल्प लेते थे इस चीज़ के लिए। और फ़िश के बारे में हमें कैसे पता चला, क्योंकि फ़िश की बोन्स आज मिलती है, वहाँ पे एक्सकेवेशन के दौरान टाइम पे फ़िश की बोन्स मिली थी। और फॉल्स आर ऑल्सो फाउंड, फॉल्स मतलब एग देने वाली बर्ड्स होती है जो वो। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़, किस तरह का एग्रीकल्चर उस समय प्रिवेल होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। फिगर 1.3 में हम टेराकोटा बुल को देख रहे हैं, तो इसका मतलब उन लोगों को बुल के बारे में पता था, किस तरह से एग्रीकल्चर करते हैं उन्हें ये पता था। तो मतलब उस समय की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को इस समय रिकन्स्ट्रक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है कि वो किस तरह से एग्रीकल्चर करते थे, किस तरह से खेती बाड़ी करते थे। मेनली मतलब क्या वो खेती करते समय क्वेश्चन अराइज होता है, क्या वो खेती करते समय सीड्स को ब्रॉडकास्ट करते थे, जस्ट लाइक स्कैटर कर देते थे प्लग लैंड पे। फिर सील्स के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, सील्स जो कि एक डिस्टिंक्टिव फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वही मतलब सील्स के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है, टेराकोटा स्कल्पचर या फिर बुल्स का जो मतलब बुल का जो रिप्रेजेंटेशन है, उससे ये तो आज आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चल जाता है कि बुल वॉज नोन, वो बैल के बारे में जानते थे। और आज भी हम देखते हैं, मतलब आज तो नहीं होता, आज तो मशीन्स यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन आज से 10 साल पहले हम बुल्स का यूज़ ज़्यादा करते थे खेती बाड़ी में। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो बुल के बारे में जानते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात से एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रापोलेट मतलब एक फैक्ट से दूसरी सिचुएशन को प्रूव करना या फिर उसके बारे में जानना, पता लगाना। तो उससे ये एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि पक्का बुल का यूज़ वो प्लगिंग के लिए करते थे, खेती बाड़ी के लिए, ज़मीन खोदने के लिए करते थे, जिस तरह से आज से 10 साल पहले या फिर आज से 5 साल पहले हम खेतों में देखते थे, आज भी कई जगह देखने को मिल जाता है। और टेराकोटा मॉडल्स है जो प्लग के, वो हमें मिले हैं चोलिस्तान एंड बनावली हरियाणा से। ये जगह के बारे में याद रखना, कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लेते कि हमें
का कौन सी जगह से प्लग के टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं, तो पक्का ये आएंगे कहाँ पे, बानावली हरियाणा में और चोलिस्तान में। आर्कियोलॉजिस्ट को मतलब कालीबंगन एक जगह है, कालीबंगन एक हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट। वहाँ पे उन्हें एविडेंस मिला है प्लग्ड फील्ड का। प्लग फील्ड मतलब जिस खेती होती है जिस फील्ड में, वहाँ पे उसे जोती हुई फील्ड के बारे में पता चला, मतलब उसका एविडेंस मिला है। और उनको इस तरह से लगता है कि मतलब 90 डिग्री एंगल पे, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे फील्ड को फॉलो किया गया था, मतलब खोदा गया था। इससे ये पता चलता है कि वो लोग एक साथ 2 क्रॉप्स को उगाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी कोशिश की है कि किस तरह का टूल्स वो हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते थे। क्या वो, मतलब एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि क्या वो स्टोन ब्लेड्स यूज़ करते थे जिन पे वुडन हैंडल्स लगे होते थे, या फिर उनको मेटल्स के बारे में पता था, क्या वो मेटल्स से हार्वेस्टिंग करते थे। तो जो मोस्ट हड़प्पन साइट्स है वो मेनली सेमी एरिड लैंड्स में, मतलब थोड़ा सूखा इलाका, ज़्यादा सूखे इलाके में लोकेटेड है। तो सिंपल सी बात है, उन्हें इरिगेशन बहुत ज़रूरी होगा। बारिश कम हो रही है, मतलब सेमी एरिड लैंड्स हैं, तो इरिगेशन ज़रूरी है। और इसीलिए हमें फिर वहाँ पे ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स भी देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल हमें यहाँ पे शोरतुगाई इन अफ़गानिस्तान एक प्लेस, एक मैच्योर हड़प्पन साइट है शोरतुगाई इन अफ़गानिस्तान। करेंटली अफ़गानिस्तान में शोरतुगाई है, वहाँ पे ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स बहुत क्लियरली दिखते हैं। और लेकिन वही बात नोटिस करें तो हम पंजाब और सिंध में वो चीज़ें नहीं मिली हमें। पंजाब और सिंध में कहीं भी कैनाल्स के ट्रेस नहीं मिलते हैं। ये भी पॉसिबल है कि शायद कैनाल्स जो पंजाब और हरियाणा में, मतलब पंजाब और सिंध में जो कैनाल्स थे वो शायद सिल्ट हो चुके होंगे। सिल्ट मतलब मिट्टी में मिल गया, फिर मिट्टी के नीचे दब गए होंगे, जो इससे अभी तक एक्सकेवेट नहीं किया गया है। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ जगहों पर इरिगेशन के लिए वेल्स का यूज़ होता हो। और जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हमें गुजरात में धोलावीरा एक साइट है, वहाँ पर हमें वाटर रिजर्वायर्स मिले हैं एक्सकेवेशन के टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट को। और उससे पता चलता है कि पक्का इनको यूज़ करते होंगे एग्रीकल्चरल वाटर स्टोर करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वाटर स्टोर करने के लिए। यहाँ पे फिगर 1.5 आप बुक के अंदर भी देख सकते हो, रिजर्वायर एट धोलावीरा लिखा हुआ है। और इसे देख के साफ पता चल रहा है कि बहुत बड़ा रिजर्वायर है और यहाँ पे छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ हैं। तो इन सीढ़ियों से मतलब क्लियरली पता जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी अमाउंट में ये रेन वाटर हार्वेस्ट करते थे और इसी को इरिगेशन में लेते थे। ये सोर्सेस, जैसे ये सोर्स दे रखे हैं, तो इन सोर्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे 1.4 में कॉपर टूल्स बता रखे हैं। तो कॉपर टूल्स में पता चल रहा है कि वो किस तरह से इन आइटम्स को, मतलब इन तरह के टूल्स को शायद वो हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते होंगे। और नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो प्लान्ड अर्बन सेंटर। मोहनजोदड़ो जैसे कि मतलब एक यूनिक, मतलब जो यूनिक फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो वो यही था कि डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, किस तरह से अर्बन सेंटर्स को डेवलप किया गया था। हम देखें तो मोहनजोदड़ो को, कि मोहनजोदड़ो एक वेल नोन साइट है। ये हड़प्पा के बाद, हड़प्पा जो मेन साइट है उसके बाद में इसको डिस्कवर किया गया, लेकिन मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइट्स में से एक है। और इससे हमें बहुत कुछ, मतलब इस साइट से बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो जो सेटलमेंट है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। और जो सेक्शन डिवाइडेड है वो कुछ इस तरह से है कि जो स्मॉलर पार्ट है, एक पार्ट स्मॉलर है जो कि थोड़ा हाइट पर है, और एक जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है, बट वो लोअर मतलब हाइट में थोड़ा नीचे है। आर्कियोलॉजिस्ट ऊपर वाले पार्ट को, जो हाइट में है, उस पार्ट को सिटाडेल के नाम से डेजिग्नेट कर रहे हैं, और जो लोअर टाउन है उसको मतलब डायरेक्टली लोअर टाउन नाम दे दिया है। तो एक ऊपर वाला पार्ट है उसे सिटाडेल, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे लोअर टाउन। और सिटाडेल जो है उसकी हाइट इस फैक्ट पे वो करती है क्योंकि उसकी जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पर बनाया गया था। मड ब्रिक प्लेटफॉर्म बनाने के बाद उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी की गई थी, तो साफ बात है कि वो उसकी हाइट होगी।
और सिटाडेल जो एरिया है वो सिटाडेल अपर पार्ट है, वो चारों तरफ से वॉल्ड था, फोर्टिफाइड था। इसका मतलब वो लोअर टाउन से फिज़िकली सेपरेट था, कम्प्लीटली अलग था, मतलब उसको फिज़िकली सेपरेट किया जा सकता था। सिटाडेल वॉल के अंदर है, कम्प्लीटली वॉल के अंदर सेपरेट हो रखा है लोअर टाउन से, और लोअर टाउन भी वॉल्ड था। तो अब इससे हम साफ पता लगा सकते हैं कि सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों एक दूसरे से फिज़िकली कम्प्लीटली सेपरेट हो रखे हैं। सेवरल बिल्डिंग्स लोअर टाउन में भी कुछ बिल्डिंग्स प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई हैं जो कि फाउंडेशन का काम करती हैं। और हम मतलब ये पूरी बात को हम पढ़ के देखें कि किस तरह से प्लेटफॉर्म्स को खड़ा करा जाता था, कितना लेबर पावर यूज़ होता था। उससे हम एक बात तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर एक बात हम बता सकते हैं कि जो मोबिलाइजिंग लेबर का जो मोबिलाइजेशन था, मूवमेंट था, वो बहुत लार्ज स्केल पे हुआ था उस समय। मतलब कम्प्लीटली मशीन्स तो थी नहीं, तो लेबर ही यूज़ हुआ, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे मूवमेंट हुआ, मोबिलाइज किया गया था लेबर्स को। या फिर कोई एक हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि किस तरह से मतलब एक तरह से प्लानिंग होती थी बिल्डिंग्स बनाने से पहले। एक बार प्लेटफॉर्म खड़े कर देते थे तो उससे क्या होता था, जो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ थी सिटी की वो सिर्फ एक फिक्स्ड एरिया में प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी, सिर्फ वहीं पर काम चलेगा, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म बन गए तो उसी एरिया में काम चलने वाला है, बाकी किसी एरिया से कोई लेना देना नहीं है। और इस बात से ये भी पता लगता है कि पहले तो प्लानिंग होती थी, उसके बाद में ही अकॉर्डिंगली प्लान को इम्प्लीमेंट करा जाता था। अलग अलग मतलब प्लानिंग के अलग अलग तरीके से हमें पता चलता है कि किस तरह से प्लानिंग होती थी साइंस से। जैसे कि ब्रिक्स, अब ईंटें जो होती थी वो एकदम स्टैंडर्डाइज रेशियो की बनी होती थी, वो सन ड्राइड भी होती थी, वो बेक्ड भी होती थी। तो जो स्टैंडर्डाइज रेशियो होता था उससे ये बात पता चल जाती है कि इसको मतलब एक प्लान करके बनाया जाता था। कोई किसी भी ईंट का जो हर एक ईंट एक रेशियो में बनती थी। और 3.1 है लेइंग आउट ड्रेन्स। हम यहाँ पे फिगर 1.8 में देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में, मतलब ये मोहनजोदड़ो जो साइट है वहाँ पे ड्रेन जो मिला है वो हम देख सकते हैं कि उस ड्रेन की हालत आज के ड्रेन से भी कितनी अच्छी है, मतलब जस्ट टू से मतलब। और द फ्लाइट ऑफ हड़प्पा, ये पार्ट आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मतलब हड़प्पा जैसे कि फर्स्ट साइट थी, उसी के नाम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम रखा गया था। जब इसको मतलब डिस्कवर किया गया था तो इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी हड़प्पा की, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुकी थी। क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिक रॉबर्स होते थे, जो ईंटें चुरा के लेके चले जाते थे, उन्होंने ईंटें तो चुरा ली लेकिन इस साइट की वैल्यू को नहीं समझा। जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, उससे कई मतलब इंडिया पाकिस्तान से बहुत पहले की बात है, ये तो अलग होने से बहुत पहले की बात है। उस समय लाहौर और मुल्तान के बीच के जो मतलब एरिया है उसके बारे में मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक बात कही है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे और जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। उनका कहना था कि लोगों ने इनकी वैल्यू को नहीं समझा, इस जगह की वैल्यू को नहीं समझा, और यहाँ से ईंटें उठा के लेके चले गए और उस ईंट का इस्तेमाल रेलवे लाइंस को बनाने में यूज़ कर दिया, जो कि लाहौर और मुल्तान के बीच में, जो कि 100 माइल्स का डिस्टेंस होता है, अबाउट 100 माइल्स का। तो हम सोच सकते हैं कि इतने बड़े एरिया पे उन्होंने ईंटें बिछाई और इतनी ईंटें वहाँ से उन्होंने चुरा के वहीं से उठा के वहीं पे लगा दी और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ख़त्म कर दी। लेइंग आउट ड्रेन्स में हम देखते हैं कि किस तरह से वो ड्रेन्स को ले करते थे। तो मेनली ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही प्लान्ड होता था, केयरफुली प्लान करके बनाया गया था। लोअर टाउन में देखा जाए, लोअर टाउन के प्लान को देखा जाए तो रोड्स और स्ट्रीट्स को पहले बनाया जाता था और मतलब ग्रिड पैटर्न में एकदम 90 डिग्री एंगल कट करके बनाया जाता था। और उसमें पहले स्ट्रीट्स बनती थी, ड्रेन्स बनते थे, उसके बाद में घरों को बनाया जाता था। स्ट्रीट्स और ड्रेन्स बनने के बाद घर बन जाते थे, तो उनकी एक एक दीवार, हर घर की एक दीवार, कोई एक दीवार पक्का रोड से और ड्रेन से कनेक्ट रहती थी, ताकि जो भी ड्रेनेज वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर होता है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, वो डायरेक्ट ड्रेन्स में जाए
और बाहर ना गिरे। सिटाडेल के अंदर यही मतलब सिटाडेल के बारे में बता रखा है कि सिटाडेल फोर्टिफाइड होता था और मोस्ट हरप्पन सेटलमेंट्स हैव अ स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट एंड लार्ज लोअर ईस्टर्न सेक्शन। यही बता रखा है सिटाडेल और लोअर सेक्शन के बारे में। बट कुछ साइट्स थी जैसे कि धोलावीरा या फिर लोथाल जो कि गुजरात में है। ये एंटायर सेटलमेंट्स लोअर एंड अपर पार्ट दोनों की दोनों मतलब एक ही सिंगल वे में फोर्टिफाइड थी और इन्हें मतलब बट उन फोर्टिफाइड होने के बाद भी अंदर से ये वॉल से सेपरेट हो सकती थी, सेपरेटेड थी। कई बार तो लोथल में जैसे कि सिटाडेल है वो फोर्टिफाइड मतलब वो वॉल्ड नहीं था बट स्टिल वो हाइट पे था, ये बता रखा है इस पैसेज में। और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में ये बता रखा है कि जो लोअर टाउन होता था मोहनजोदड़ो में, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर मतलब किस तरह के जो वहाँ के लोग होते थे, आम जनता जो थी वो किस तरह का आर्किटेक्चर था उनके घर का रहने का किस तरह का। तो मोहनजोदड़ो टाउन जो एग्जांपल देता है मतलब लोअर टाउन मोहनजोदड़ो का, वो एक एग्जांपल बताता है कि किस तरह की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी उस समय। तो मेनली बताता है कि जो भी जितने भी सारे घर का जो जितने भी रूम्स होते थे उनका जो मेन सेंटर हुआ करता था वो कोर्टयार्ड हुआ करता था और उसके चारों तरफ रूम्स होते थे। कोर्टयार्ड मेनली मतलब सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ था, वहाँ पे कुकिंग भी होती थी, वीविंग भी होती थी और मतलब वेदर के कंडीशन के हिसाब से हॉट वेदर है, ड्राई वेदर है, तो उस समय सेंटर में बैठ जाते थे सब लोग और वहीं पे वीविंग कर रहे हैं, वहीं पे कुकिंग कर रहे हैं, वहीं पे बैठे हुए, सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ बन गया था। और मतलब वो लोग प्राइवेसी को लेकर, मोहनजोदड़ो के लोग प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखते हैं। मतलब उनके आर्किटेक्चरल रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है उससे ये पता चलता है, क्योंकि जो भी ग्राउंड लेवल पे जो बिल्डिंग हुआ करती थी उसकी वॉल्स में कोई भी विंडोज़ नहीं मिली है। एक्सकेवेशन के टाइम पे हमें कोई भी विंडो नहीं मिली है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो लोग नहीं चाहते थे, मतलब प्राइवेसी से रिलेटेड उनका कंसर्न बहुत ज़्यादा था। बिसाइड उनका जो एंट्रेंस होता था, मेन जो बिल्डिंग का एंट्रेंस होता था उसका वो डायरेक्ट व्यू नहीं देता था इंटीरियर या फिर कोर्टयार्ड का, पक्का एक दीवार बीच में रहेगी। आप इस फिगर 1.9 को अच्छे से देखा जाए तो जैसे कि ये वाला पार्ट गेट है, तो ये वाला पार्ट कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड का सेक्शन है। तो डायरेक्ट व्यू नहीं मिल रहा है, यहाँ से मूव करके हल्का सा अंदर घुस के आराम से जाना पड़ेगा तभी कोर्टयार्ड का एरिया दिखेगा। तो इससे पता चलता है कि मतलब वो प्राइवेसी को लेकर थोड़ा ज़्यादा कंसर्न रहते थे। और हर हाउस का खुद का बाथरूम होता था, ओन बाथरूम था जो कि ब्रिक्स से पेव किया, ब्रिक्स से बनाया जाता था और मतलब डायरेक्ट वो ड्रेन से कनेक्ट होता था, स्ट्रीट ड्रेन से। और कई हाउसेस में मतलब स्टेयर केस भी मिला है सेकंड स्टोरी पे जाने के लिए या फिर रूफ़ पे या फिर छत पे जाने के लिए। कई हाउसेस में वेल्स है, मतलब कुएँ भी मिले हैं। और मतलब ये वेल्स थोड़े आउटर एरिया में बनाया जाता था, बाहर के रूम्स में बनाया जाता था। इससे क्या होता था कि बाहर से अगर कोई पासरवा जा रहा है, कोई बाहर से कोई जा रहा है, तो वो उस कुएं का इस्तेमाल करके पानी पी सकता था। और जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक एस्टिमेशन लगाया कि मोहनजोदड़ो में अराउंड अबाउट मतलब 700, सिर्फ मोहनजोदड़ो में 700 से ज़्यादा कुएँ होंगे या फिर 700 के आसपास कुएँ होंगे। अब हम बात करेंगे सिटाडेल के बारे में। सिटाडेल अभी हमने बात किया था छोटा वाला सेक्शन जो कि हाइट पर है, जिसे सिटाडेल बोला गया है। तो सिटाडेल के हम मतलब सिटाडेल से हमें एविडेंस मिलता है, सिटाडेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे ये एविडेंस मिलता है कि प्रोबेबली सिटाडेल का मेन यूज़ जो होता था वो स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए ही होता था। जैसे कि सिटाडेल में एक बिल्डिंग है वेयर हाउस करके, और सेकेंडली बिल्डिंग है द ग्रेट बाथ। इन दोनों का यूज़ स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए ही किया जाता होगा या फिर रिचुअल्स के लिए किया जाता होगा। जैसे कि जो कि वेयर हाउस है उसे बनाया गया था, तो मतलब जो लोअर एरिया था वेयर हाउस का उसे ईंटों से बनाया गया था, मतलब ब्रिक्स से बनाया गया था। वाइल द अपर एरिया जो था उसे वुड से बनाया गया था, जो कि ऑब्वियसली वुड इतने समय तक टिक नहीं सकती, तो वुड ख़राब हो गई होगी। लेकिन हम मतलब इस बात से ये कह सकते हैं कि वेयर हाउस के अंदर पक्का कुछ स्टोर करने के लिए रखा होगा, तभी
वुड का एरिया ऊपर वाला था, नीचे वाला ब्रिक से बना रखा था। उसी तरह से ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक की तरह, आज नॉर्मली हम देखें तो स्विमिंग पूल की तरह, लेकिन वो थोड़ा बड़ा टैंक के टाइप, जैसे रिजर्वायर था धोलावीरा का, उस टाइप का टैंक की तरह एरिया था। और उसके चारों तरफ मतलब कोर्ट यार्ड से सराउंड कर रखा था, कॉरिडोर्स थी उसके चारों तरफ, और उसके दोनों तरफ नॉर्थ एंड साउथ साइड में टैंक के अंदर सीढ़ियाँ जा रही थी। दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ साइड से टैंक के अंदर सीढ़ियाँ जा रही थी, ताकि लोग टैंक के अंदर जाके रिचुअल कर सके, या फिर रिचुअल प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू कर सके, या फिर बाथ ले सके। ग्रेट बाथ इसीलिए इसका नाम रखा गया। और इसको मतलब वाटर टाइट करने के लिए जिप्सम का मोटार का यूज़ किया गया था, ब्रिक्स को एज में लगाकर जिप्सम मोटार यूज़ किया गया था। और इसकी 3 साइड्स में, द ग्रेट बाथ की बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है उसके 3 साइड्स में मतलब बहुत रूम्स हैं, तीन साइड्स में रूम है, और उन्हीं 3 साइड्स में से एक साइड पे एक लार्ज वेल है। और वाटर जो टैंक का जो पानी था वो एक ह्यूज ड्रेन, मतलब एक बड़े से ड्रेन में फ़्लो करता था। जब यूज़ हो जाता था तो सारा टैंक को खाली कर देते थे, तो वो एक बड़े से ड्रेन में जाता था। और उसी तरह जो बाथरूम्स बने हुए करते थे नॉर्थ लेन की तरफ, जो स्मॉल बिल्डिंग्स थी वो 8 बाथरूम्स समथिंग थे, तो 4 ऑन ईच साइड, और कॉरिडोर के 4 ऑन ईच साइड होते थे। तो उनका भी ड्रेन बड़े वाले ड्रेन से कनेक्शन होता था, बड़े वाले ड्रेन से कनेक्ट हो रखा होता था। और इस तरह से मतलब ये कम्प्लीटली प्लान्ड स्ट्रक्चर था, किस तरह से ड्रेन वाटर बाहर जाएगा, वेस्ट वाटर बाहर जाएगा। स्कॉलर्स का ये मानना है कि रिचुअल मतलब जिस तरह के कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्डिंग बनाई गई है, सिटाडेल में ये वेयर हाउस हो गया या फिर द ग्रेट बाथ हो गया, जिस तरह के कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई है उससे ये पता चलता है कि मतलब पक्का इन चीज़ों का स्पेशल रिचुअल बाथ्स में या फिर किसी स्पेशल पब्लिक पर्पस हुआ करता था, किसी तरह के रिचुअल में इसका यूज़ हुआ करता था। ट्रेसिंग सोशल डिफरेंसेस, ब्यूरियल्स और अलग अलग तरीके से मतलब किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ये ट्रेस कर पाते हैं कि क्या उस समय की सिचुएशन में या फिर उस समय के लोगों में या फिर उस समय की सोसाइटी में क्या सोशल डिफरेंसेस थे, इकोनॉमिक बेसिस पे या फिर सोशली किस तरह के डिफरेंसेस हुआ करते थे। हम आज की सिचुएशंस को भी देख सकते हैं। आज के समय में इकोनॉमिकली डिफरेंसेस है, उसी तरह पहले भी पक्का इकोनॉमिक डिफरेंसेस रहे होंगे, सोशली डिफरेंस रहे होंगे, लोगों के बीच में डिफरेंस रहे होंगे। तो उसी को स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट किस तरह से करते हैं, वो अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। उनमें से पहला स्ट्रेटजी यही है कि वो ब्यूरियल्स को स्टडी करते हैं। ब्यूरियल्स यानी कब्र को, जो मतलब जहाँ पे डेड बॉडी को ले किया जाता है उसी जगह को स्टडी करके पता चलता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो मैसिव पिरामिड्स होते थे इजिप्ट में, मैसिव पिरामिड्स इजिप्ट के, वह उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह का सोशल डिफरेंसेस इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी रहा था। और उसके कंटेम्प्रेरी थे कुछ मतलब सिविलाइजेशन, कुछ साइट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरीज थी, मतलब एकदम कंटेम्प्रेरी उसी टाइम में कंटिन्यू, मतलब उसी के आसपास के टाइम की थी। तो उन जो कुछ पिरामिड्स थे, मैक्सिमम पिरामिड्स, वो रॉयल ब्यूरियल्स हुआ करते थे और जिसमें इनॉर्मस वेल्थ बरी की जाती थी उनकी डेड बॉडी के साथ में, किंग की डेड बॉडी के साथ में या फिर क्वीन की डेड बॉडी के साथ में। तो इसी तरह से हड़प्पन साइट्स में जो मतलब जहाँ पे जनरली डेड बॉडी को ले किया जाता था वो मेनली थोड़ा अलग था। जैसे कि हड़प्पन साइट्स में जो ले किया जाता था वो डायरेक्टली जनरली पिट्स में डाला जाता था, पिट्स में उनकी डेड बॉडी को ले किया जाता था। और कुछ तरह के डिफरेंसेस देखने को मिले हैं ब्यूरियल पिट्स के अंदर, जैसे कि कुछ ब्यूरियल पिट्स तो नॉर्मल ब्यूरियल पिट्स हैं और कुछ की चारों तरफ ब्रिक्स से स्पेस को लाइन अप किया गया है। तो हो सकता है कि ये एक तरह से सोशल डिफरेंसेस को मार्क करने के लिए किया गया हो, क्योंकि कुछ खाली थी, कुछ के चारों तरफ ईंट से ब्रिक्स से उसे लाइन अप करके शायद सोशल डिफरेंसेस ये दिखाता है कि किसी तरह का सोशल डिफरेंस था उस समय, हो सकता है। और इसी तरह कुछ ग्रेव्स मतलब जो ब्यूरियल्स होते थे, जो पिट्स होती थी, उसमें पोट्री और ऑर्नामेंट्स रखे हुए मिले हैं, हमें मिले हैं। तो हो सकता है कि मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ये मानते थे कि आफ्टर लाइफ भी कुछ चीज़ होती है या फिर आफ्टर लाइफ कुछ होता है,
जैसे कि मरने के बाद भी वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स का, जिस तरह इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग करते थे। तो ज्वेलरी भी हमें थोड़ी बहुत मिली है, बोथ मैन एंड वुमेन के ब्यूरियल से, हरप्पन सिविलाइजेशन की ब्यूरियल से। एक्सकेवेशन जो मतलब डन की एक्सकेवेशन हुई थी हरप्पन सिविलाइजेशन के जो सीमेंट्री जहाँ पे कब्र होती हैं, तो हरप्पन सिविलाइजेशन की कब्र में जो बहुत सारे ब्यूरियल पिट्स थी वहाँ पर 1980s के टाइम पे, तो उन्हें के ऑर्नामेंट मिला है कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेल रिंग्स। तो ये एक तरह का ऑर्नामेंट है जिस पे एक जेस्पर स्टोन लगा हुआ है। जेस्पर स्टोन यानी जो सेमी प्रीशियस स्टोन है, और उसके साथ में बीड्स मिले हैं, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स वॉज फाउंड। मेल के जो मेल स्केलेटन है उसके स्कल के पास में मिले हैं। और इन इंस्टेंस मतलब कुछ इंस्टेंसेस में ये फिगर 1.11 वाला कॉपर मिरर, इस तरह के कॉपर मिरर भी देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि जो कॉपर मिरर है ये प्रीशियस थिंग हो, क्योंकि हर ब्यूरियल या फिर हर ग्रेव के अंदर कॉपर मिरर देखने को नहीं मिला था। उसी तरह सेकंड जो स्ट्रेटजी है वो है लग्जरीज एंड यूटिलिटेरियंस के बीच में डिफरेंसेस। लग्जरीज वही जो नॉर्मली कम यूज़ करते हो, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, कम लोगों के पास हो, या फिर जो एक्सकेवेशन में जो चीज़ें बहुत कम मिली है, हो सकता है वो चीज़ें लग्जरियस थी और वो सिर्फ इकोनॉमिकली पावरफुल लोगों के पास ही हुआ करती थी। और जो सेकेंडली होते जो यूटिलिटेरियन यानी कि लग्जरीज एंड यूटिलिटेरियन जो कि रोज़मर्रा के यूज़ होने वाली सामान है। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्लासीफाई करते हैं यूटिलिटेरियन और लग्जरीज़ को, कि जो यूटिलिटेरियन है वो रोज़मर्रा का यूज़ होने वाला सामान है, ऑर्डिनरी मटेरियल से बना हुआ स्टोन या फिर क्ले से बनी हुई चीज़ें, वही या फिर मतलब कोअन्स हो गई, जैसे कि मतलब जो यूटिलिटेरियन है वो कोअन्स हो गई, पोट्री हो गया, नीडल्स हो गया, फ्लैश रबर्स यानी जो बॉडी स्क्रबर्स होते हैं एक्सेट्रा। और उसी तरह जो लग्जरियस होते हैं वो हो सकता है जैसे कि जो रेयर आइटम हो गया, कुछ बहुत कॉस्टली हो गया, या फिर जो नॉन लोकल मटेरियल से बना हुआ है, या फिर जिसको बनाने में कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जैसे कि लिटिल पॉट्स ऑफ फाइंस मतलब एक तरह का जो मतलब सिलिका यानी ग्राउंड सैंड, उसी को मिक्स करके कलर के साथ एंड गम के साथ मिक्स करके गर्म करके बनाया जाता है। जो ग्लास टाइप जो होता है फाइंस पॉट्स, उसको आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि शायद ये पॉट्स लग्जरियस हुआ करते थे क्योंकि ये बहुत कम मिले हैं और जो बनाने का जो तरीका है वो बहुत मुश्किल है, उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाया जाता था। और ये सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब बन जाती है, मतलब हो जाती है, जो कि मतलब जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो फाइंस मटेरियल से बनती है, जो कि मुश्किल से मिलते हैं, उन्हीं मटेरियल से बनती हैं। जैसे कि स्पिंडल वॉल्स अगर हम सर्च करें, मतलब अगर गूगल पे भी सर्च करें तो हमें पता चलता है कि एक तरह का स्क्रू ड्राइवर टाइप जो मतलब चीज़ें होती है जिससे हम मतलब स्पिन करते हैं, रुई को स्पिन करा जाता है। ये मतलब फाइंस जैसे रेयर मटेरियल से बनना उसका समझ में नहीं आया, क्योंकि जो स्पेंडल वॉल्स होते हैं वो तो एक रोज़मर्रा का यूज़ करने वाला सामान हो गया, लेकिन जब उसे फाइंस जैसे मटेरियल से बना दिया हो तो यानी कि वो एक लग्जरी भी हो सकता है। तो उसी जगह पे क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी। उसी तरह से हम स्टडी करते हैं, जैसे कुछ आर्टिफैक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करें तो कुछ मतलब हमें पता चले कुछ रेयर ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कुछ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कुछ लार्ज सेटलमेंट्स में जैसे कि मोहनजोदड़ो है या फिर हड़प्पा है, और कुछ स्मॉल सेटलमेंट्स है। जैसे लार्ज सेटलमेंट्स में हमें ज़्यादा लग्जरियस मटेरियल मिलेगा या फिर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से बना हुआ सामान मिलेगा, महंगा सामान मिलेगा। बट वही हम स्मॉलर सेटलमेंट्स की बात करें तो स्मॉलर सेटलमेंट्स में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ें नहीं मिल रही है। जैसे कि हम एक तरह का देख लेंगे, जैसे पॉट्स ऑफ फाइंस होते हैं, उसे शायद वो परफ्यूम बॉटल्स के रूप में यूज़ करते होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, मे बी जस्ट ऐसे ही एक एक्स्ट्रापोलेट किया जा रहा है चीज़ों को कि शायद परफ्यूम बॉटल्स की तरह
इन चीज़ों को यूज़ किया जाता होगा, छोटे छोटे मिनिएचर पॉट्स को। तो वो चीज़ें मेनली मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिली है, ना कि कालीबंगन जैसी स्मॉल सेटलमेंट से। और जैसे एक गोल्ड भी बहुत रेयर था उस समय, और वो भी बहुत कम जगह पे मिला है। गोल्ड की जो ज्वेलरीज़ है वो भी बहुत कम मिली है। आज के समय के तरह ही गोल्ड भी उस समय के लिए प्रीशियस था, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए गोल्ड भी एक लग्जरी था। और जितना भी गोल्ड अब तक मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को रिकवर किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, वो मेनली हॉर्ड्स के रूप में मिला है। और जो हॉर्ड्स है, वो हॉर्ड्स का मतलब होता है, हॉर्ड्स वो चीज़ें होती है जिन्हें लोग छुपा के रख देते थे। छुपा के मतलब एक मटके टाइप जगह होगी या कोई पॉट वॉट होगा, उसके अंदर ज्वेलरी डाल दिया है, मेटल ऑब्जेक्ट्स डाल दिए और उसे छुपा दिया ताकि वो ही लोग निकाल सके। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो लोगों ने कभी निकाला नहीं, और उसे जब निकाला तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने ही निकाला। तो वो एक तरह का मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हो गया, और हॉर्ड्स से ही हमें मतलब पता चल रहा है कि किस तरह का सामान उन लोगों के लिए प्रीशियस हुआ करता था। तो ये अभी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से पढ़ाऊँगा फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को पता रहे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी डालूँ। थैंक यू।